नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। चुनाव आयोग ने देश में 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के तारीख का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा। वहीं इसके लिए 15 जून को अधिसूचना जारी होगी। 29 जून को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। मतदान 18 जुलाई को होगा और मतगणना 21 जुलाई को होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और अगले राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दिल्ली में ही हो पाएगा। दिल्ली के अलावा कहीं और जगह नॉमिनेशन नहीं होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक 16वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव की प्रक्रिया 24 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। बातचीत के लिए हमारे ग्रुप एडिटर प्रमोद राघवन जी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, राष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। फिलहाल क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, किस तरह से चुनाव होता है, हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से अभी आपने अपने दर्शकों को बताया कि देश को नया महामहिम जो है वो 21 जुलाई को मिल जाएगा। 29 जून को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि इस चुनाव में किस तरीके से जो वोटिंग होती है उसको हम करते। देखिए, देश में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जनता वोट नहीं कर सकती। जो भी मनोनीत सदस्य हैं वो इसमें वोट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे अगर कोई मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो विधायक है, सांसद है, तो जरूर वोट कर सकता है। तो ये इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो जो इसकी जो प्रोसेस है वो डायरेक्ट नहीं होती, वो इनडायरेक्ट होती है। जिसमें चूंकि जनता ने विधायक को चुना है, जनता ने लोकसभा के सदस्य को चुना है, विधायकों ने राज्यसभा सदस्यों को चुना, तो ये लोग इस वोटिंग में प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और इसमें एक फार्मूला चलता है जिसके तहत हर स्टेट की वोटिंग को वोट्स को उस तरीके काउंटिंग करने का एक अलग तरीका होता है। अगर पिछले चुनाव की बात करूं, 2017 के नतीजों की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव जो हुए थे वो 17 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी, जिसकी मतगणना जो राष्ट्रपति चुनाव की जो काउंटिंग थी वो 20 जुलाई को हुई थी। और मौजूदा राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है उन्होंने अपने उस समय की प्रतिद्वंदी जो थी मीरा कुमार को 3,34,730 वोटों से हराया था। तो इस बार चुनाव बिल्कुल वास्तव में इस वजह से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे कि जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन इस समय जो देश में चल रहे हैं, जैसे आपको पता है कि वो किस करवट बैठते हैं, किस तरीके से जो सत्ता पक्ष है वो किस तरीके से नए नाम को फाइनल करता है, उसमें विपक्ष कितना सहयोगी की भूमिका निभाता है, ये सब बात देखने वाली बात है। और एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ दूं कि 35 साल की उम्र, अभी तो चूंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया, एक इंपॉर्टेंट और बात होती है कि उम्मीदवार के पास, जो भी उम्मीदवार होगा इस पद के लिए, उसके पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक विधायक होने चाहिए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत है, क्योंकि लोकसभा सदस्य जो होने की पात्रता है, किसी भी लाभ के पद पर ना होने के लिए उम्मीदवार, ऐसी बहुत सारे अनुच्छेद हैं जिसके तहत ये पूरा राष्ट्रपति चुनाव का चलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नाम कौन होता है, देश का अगला महामहिम कौन बनते हैं। अब पूरी जो है फोकस है वो इस बात पर हो जाएगी कि राष्ट्रपति के चुनाव क्या निर्विरोध होंगे या किस तरीके की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। क्योंकि अब पूरी पार्टीज जो है वो अब नए चेहरों को, या जिन चेहरों को शायद अंदर से, जिस तरीके से मेरी जानकारी है सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी ने अपने चीजों को लेकर काफी कुछ हद तक तैयारी कर ली है। कांग्रेस भी कुछ नामों को लेकर मंथन कर रही है। इसके अलावा जो थर्ड फ्रंट, जिसको जितने भी हम कह लें, वो लोग भी लगातार अब ये देखने वाले भी किस नाम पर सहमति जताते हैं या किस पार्टी के साथ जाते हैं। अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होने वाला है? 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन ने जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बड़ा ऐलान किया है। 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और वोटों की गिनती के बाद हमारे 16वें राष्ट्रपति मिल जाएंगे। 21 जुलाई को देश का 16वां राष्ट्रपति बनेगा। 29 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है। 25 जुलाई तक नए राष्ट्रपति को शपथ लेनी है। 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद और विधायक वोट करेंगे। 1, 2, 3 चॉइस भी बतानी होगी। इलेक्शन कमीशन ने यह सारी जानकारी आज दी है। पहली चॉइस ना बताने से वोट भी रद्द हो जाएगा। तो 4033 विधायक और 733 सांसद वोट डालेंगे। चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन भी करना होगा। कम से कम 35 साल उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए। तो कौन लड़ सकता है राष्ट्रपति का चुनाव? लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का जो चेहरा होगा, लाभ के पद पर ना हो उम्मीदवार। और इसके अलावा 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक विधायक जरूरी हैं। भारत की नागरिकता भी जरूरी है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। उम्र 35 से कम होनी चाहिए। कई बार चुनाव लड़ सकता है। जनता वोट नहीं कर सकती। जैसा कि हमने आपको बताया कि वोटिंग जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है। राज्यसभा और विधान परिषद में नामित सदस्य भी वोट नहीं कर सकते हैं। वोटिंग में विधान परिषद की संख्या शामिल नहीं की जाती है। मुख्यमंत्री एमएलसी हो तब भी नहीं वोट कर सकते। बैलेट से वोट पड़ते हैं। आम चुनाव की तरह गोपनीय तरीके से राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। वोटिंग के लिए ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर का इस्तेमाल बल्कि किया जाता है। निर्वाचक किसी को अपना वोट नहीं दिखा सकता, ठीक आम चुनाव की तरह। वेटेज, 2 राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज अलग राज्य की तो देखिए मौजूदा समय में वोट वेटेज है 5,46,320। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में अभी 230 सदस्य हैं। 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अभी 540 सांसद हैं। चुने गए सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे। सबसे ज्यादा वोट से जीत तय नहीं होती है। कुल वेटेज का आधे से ज्यादा हिस्सा जरूरी है। चुनाव से पहले तय होता है जीतने के लिए वोट। चुनाव से पहले ही तय हो जाता है। जहां इंतजार करना पड़ता है आम चुनाव के लिए, लेकिन इधर पहले से ही तय हो जाता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज ही यहां पर सब कुछ निर्धारित करता है। जीत के लिए प्रत्याशी को हासिल करने होंगे 5,49,442 वोट। सबसे ज्यादा, सबसे पहले वोट हासिल करने वाला प्रत्याशी जीतेगा। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन वोट डाल सकता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार अनुच्छेद 55 बताता है इसमें राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अनुच्छेद 56 बताता है राष्ट्रपति 5 साल तक इस पद पर रह सकते हैं। अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 58 बताता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 62 बताता है कि राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर 6 महीने में यह पद भरा जाना चाहिए। और अनुच्छेद 71 बताता है कि राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो समाधान सुप्रीम कोर्ट निकालेगा।
और नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद से अलकायदा ने लेटर जारी कर बाकायदा धमकी दी है, जिस पर हमने यूपी सरकार में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ खास बातचीत की। सुनिए। कानपुर में 50 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कानपुर के मौलाना काजी अब्दुल कुद्दूस का कहना है कि बीजेपी एक तरफ की कार्यवाही कर रही है। मेरे साथ बात करने के लिए राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद है। सर, अब्दुल कुद्दूस ने कहा है कि कफन बांधकर सड़कों पर उतरेंगे। आप एक तरफ की जो कार्यवाही कर रहे हैं, मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, 95 में से 90% मुसलमानों को आपने गिरफ्तार किया है। देखिए, यहाँ पर मुसलमानों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जो दोषी थे उनको गिरफ्तार किया गया। ये तो वो लोग कह रहे हैं जिनका राजनीतिक हित होने वाला है, जाति धर्म का कोई विषय नहीं है। आप कह रहे हैं कि दोषियों को पकड़ा जा रहा है, मुसलमानों को नहीं। देश में यूपी का मुसलमान अब भड़क रहा है, क्योंकि मौलाना काजी कह रहे हैं कि कफन बांधकर सड़क पर आएंगे। अब अलकायदा का लेटर भी जारी हुआ है, वो भी मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भगवा हिंदुओं को मार देंगे, अंत करीब है। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, तमाम इलाकों पर, राज्यों पर अब आतंकी हमले होने वाले, शरीर पर विस्फोट बांधकर उड़ा दिए जाएंगे हम लोग, ऐसा वो कह रहे हैं साहब। ये पहले से भी होता आया है, होता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कहने वाले कहते रहे हैं, कर कुछ नहीं पाए। उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार के सामने इनके कभी मंसूबे फलित नहीं होंगे। और मेरे हिसाब से मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार मजबूत सरकार है और भारत की सरकार भी मजबूत सरकार है। सवाल है, आपके जो प्रवक्ताओं ने जिस तरीके से बयान दिया था, उसके बाद अरब देशों में अब बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडिया बॉयकॉट के नारे लग रहे हैं, भारतीय कर्मचारी वहां पर अब रोजगार के लिए भटक रहे हैं, तेल की समस्या होने वाली है, भारत को माफी मांगने तक की नौबत आ चुकी है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब केवल हवाई चीजें हैं। माहौल बनाया गया था, तो पाकिस्तान जहाँ पर अल्पसंख्यक को लगातार टारगेट किया जा रहा है, वो भी हम लोगों को आंखें दिखा रहे हैं। देखिए, राजनीतिक व्यक्तियों के साथ पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। हम लोग सत्ता पक्ष में हैं तो विपक्ष का काम होता है हमारे खिलाफ साजिशें करने का, हमको बदनाम करने का, हमारा नुकसान करने का, हमारा अहित करने का। ये उनका प्रयास होता है और हमारा प्रयास होता है कि हम अपना नुकसान न होने दें, देशवासियों का नुकसान न होने दें। तो निश्चित तौर से आपको पता है कि नुपुर शर्मा जी ने जो कुछ किया है, पार्टी ने उससे अपने को अलग कर लिया है। पाकिस्तान भारत की चर्चा इसलिए करता है कि उसका नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बना रहे, इसके अलावा पाकिस्तान का कोई मकसद नहीं है। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ दिनेश प्रताप सिंह थे, जो बता रहे हैं कि यूपी में, पूरे देश में मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, हालांकि दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन अंगद के साथ ओशी मंदोला, FM न्यूज़, नई दिल्ली। और बिहार से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। समस्तीपुर जिले के सदर अस्पताल में एक मामला सामने आया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद एक परिवार को बेटे का शव देने के लिए गरीब मां बाप से 50,000 रुपए मांगे गए। परिवार के पास इतने पैसे ना होने से अपने गांव जाकर भीख मांगी, जिससे वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सकें। वीडियो होने के बाद सोशल मीडिया पर अस्पताल प्रशासन की काफी आलोचना भी हुई और इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने संज्ञान लिया। 24 घंटे के अंदर CMHO ने पूरी रिपोर्ट मांगी है। किस तरह से ये माँ बाप परेशान हैं, बेबसी देखी जा रही है और यहां पर एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हुई है। अस्पताल में शव देने के लिए 50,000 रुपए मांगे गए। ये कैसी संवेदनहीनता है जो आए दिन सामने आती है। एक परिवार को फिर से गरीबी ने सताया है। एक तरफ कहा जाता है कि गरीबी दूर कर दी जाएगी, बेरोजगारी मिटाई जाएगी, लेकिन हाथ में गमछा लिए हुए, झोली फैलाए हुए ये माँ बाप दर दर भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। तो ये कैसी इंसानियत है।
और ग्रेटर नोएडा के जेवर में किसानों के द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत को संबोधित करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत के जेवर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित किया। किसानों का कहना है कि जेवर एयरपोर्ट के नाम पर जमीन अधिग्रहण कर जिन किसानों को दूसरी जगह विस्थापित किया गया है, उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। जेवर में होने वाली महापंचायत को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत जो है जेवर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि राकेश टिकैत जो है जेवर में पहुंच चुके हैं। सीधे उन्हीं के हम पास चलते हैं। सर, किसानों के मुद्दों को लेकर आज एक बार आप तो जेवर पहुंचे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं? कई मुद्दे हैं किसानों के। जेवर एयरपोर्ट के इशू है, पूरा नोएडा ग्रेटर नोएडा के इशू है, यहाँ के जो प्लॉट है उनका इशू है। ये सर, इसके अलावा 64% की बात है, जिन किसानों को दूसरी जगह विस्थापित किया गया तो उनको सुविधाएं नहीं मिल पाई। वो सारे इशू हैं। यहाँ पर अधिकारी आएंगे तो बातचीत करेंगे, सब इशू हैं। अब पंचायत की आपने घोषणा की है, कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा? क्या कहेंगे प्रशासन? प्रदेश में चलेगा, कहीं बिजली का इशू होगा, कहीं भाव का रहेगा, कहीं भुगतान का रहेगा, कहीं धान के क्रय केंद्र का रहेगा। सरकार जब तक बातचीत करके समाधान नहीं करेगी, आंदोलन जारी रहेगा। सर, सरकार जो है बात करने की आपने बात की, क्या लगता है कि दिल्ली में बड़ा धरना प्रदर्शन चला, उस दौरान जो है वार्ता को नहीं आई, आप दोबारा भी उस वार्ता को लागू करें जो दिल्ली में वादा हुआ उसको पूरा करें। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की क्योंकि बात की है, बड़े पैमाने पर किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। किसानों के मुकदमे के वापसी की भी बात की जाएगी और जो 64% के साथ साथ जिन लोगों भूमि दर नहीं है उनको भूमि की बिल्कुल सारी चीजें होगी। यहाँ पर अधिकारियों से बातचीत होगी, इन सब इशू पर बात होगी। अच्छा, अगर किसानों की वार्ता नहीं मानी जाती है, आंदोलन किस तरीके से चलेगा? नहीं बात मानी जाएगी, क्या कोई किराए पा रहे फिर आओगे? ठीक है, तो ये तो किसान नेता राकेश टिकैत जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों की मांगों को अगर नहीं माना जाता है तो आंदोलन बादस्तूर जारी रहेगा और दोबारा से आंदोलन को जो है बड़े पैमाने पर किया जाएगा। राकेश टिकैत दिल्ली के बाद जेवर में पहुंचे हैं, जहां पर वो है किसानों को संबोधित करेंगे और संबोधित करने के बाद किसानों के जो मांगे हैं उनको मनाने का काम किया जाएगा। कैमरामैन ऋषभ के साथ ताहिर सैफी, FM न्यूज, ग्रेटर नोएडा। ताहिर हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ मौके पर जुड़े हुए हैं। ताहिर, ये जो बड़ी बातें कही जा रही है कि जेवर एयरपोर्ट के नाम पर जमीन अधिग्रहित की गई है किसानों की, कितनी सच्चाई है? और जब आपकी राकेश टिकैत से बातचीत हुई है उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा? ताहिर, करने के लिए आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, शायद दर्शकों तक भी आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी, तो किसी ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ पर आपकी आवाज ठीक तरीके से आ सके। साफ तौर पर कहना है कि 64% का जो मुआवजा है उसके साथ किसान अलॉट हो जा रहा है। इसके साथ किसानों को दूसरी जगह शादी करने के बाद उनके परिवार के जो लोग हैं उनको नौकरी दी जाने के बाद आप देख सकते हैं कि वो नोड़ा प्राधिकरण के बीच जो है ताकि दोनों के बीच बैठकर जो है वार्ता हो सके और किसानों के मुद्दे को जो है समाप्त करने की जो है बात की जा सके। लेकिन दूसरी तरफ किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जमीन अधिग्रहण का जो है कार्य किया जा रहा है, किसानों को जो है जमीन अधिग्रहण करने के बाद जो उनका 64% बढ़ा हुआ मुआवजा है उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जब एक जहाँ दर की भोगरें खाने के लिए मजबूर है तो दूसरी तरफ
बड़े पैमाने पर किसानों के युवा जो है बेरोजगार है, जिनको लेकर जो है किसान नेता का खास तौर पर कहना है कि जब तक उनको नौकरी नहीं दी जाती है तो किसान अपनी जमीन नहीं देंगे। यानी कि साफ है कि उनका देश के जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, फिल्म सिटी हो या फिर भारत हो, सभी का जो रास्ता जिस तरीके से बताया जा रहा था कि बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण कर ली गई है और किसानों के द्वारा कुछ जमीन दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जो मुआवजा मिलने वाला था वह उन्हें नहीं मिल पा रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले इस मामले पर आदेश दे रहा है कि किसानों को 64% बढ़ा हुआ जो मुआवजा है तो उन्हें वितरित किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की मांगे वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। और यही कारण है कि आज किसान नेता राकेश टिकैत जो है महापंचायत को संबोधित करने क्या कहा जा रहा है ताहिर, कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा? अंजलि सवाल दोबारा कीजिए। कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा ताहिर? देखिए बिल्कुल अंजलि, आपको बता दें कि किसान नेताओं की जो है नोएडा प्राधिकरण की टीम के साथ जो है वार्ता चल रही है। की भारी पुलिस के साथ जो नोएडा प्राधिकरण की टीम है वो वहाँ पर जो है पहुंच चुकी है। इसके साथ ही जो है किसान नेता राकेश टिकैत जो है वार्ता चल रही है कि किन किन मुद्दों को आपस में बैठकर जो है सहमति बन पाएगी। सहमति आपस में बन पाने के बाद नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी और जो किसान ताहिर से हमारा संपर्क टूट चुका है कुछ तकनीकी खामी के चलते। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।